वेलकम स्टूडेंट्स इन परमार्थ शिक्षा निकेतन। तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में एक असाइनमेंट दिया था आप लोगों को। सो होपफुली यू ऑल हैव अटेम्प्टेड दिस असाइनमेंट। तो जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन वन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे ज्यादा होंगे, जब ऐसी कैलकुलेशन आती है, ठीक है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज आएगा ना, तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन आती है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता किसी भी बॉडी, है ना। वो कैसा हो सकता है, क्वांटा के फॉर्म में हो सकता है, छोटे छोटे एनर्जी बैंड के फॉर्म में हो सकता है। हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, है ना, कि जैसे कोई बॉडी है तो इस पर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्जेस क्या क्या है, क्या क्या चार्ज इस पे हो सकते हैं। तो यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बाहर से, किसी दूसरी बॉडी से इसमें आएगा, या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक निकलेगा या फिर दो निकलेगा या फिर तीन निकलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है ना, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आएगा तो कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर दो निकलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर तीन निकलेंगे तो इसे क्या बना देंगे, हम तीन बना देंगे, है ना, तीन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज आएगा। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर जो है इस बॉडी पर चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव का होगा अगर इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे बॉडी को, वो नेगेटिव का होगा अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो चार्ज है उसको हमने कैसे डिनोट किया, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n is an integer, ओके। सो n क्या है, n एक इंटीजर है, ठीक। तो इसलिए हम डेफिनेशन क्या बनाते हैं, चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी an integral multiple of electronic charge E. So Q is equal to NE where N is integer. तो ये फॉर्मूला हमको, ये रिलेशन हमको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमको इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करनी है, तो n की कैलकुलेशन करनी है। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ भाई क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, ओके। सो चार्ज की वैल्यू कितना दे रखी है, 1 कूलम, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 1 कूलम, और नीचे क्या लिखेंगे हम, E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम का मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट, ठीक है। किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वांटम, ठीक है। सो E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये होगी वैल्यू इसकी, क्या, कूलम। तो कूलम तो खैर खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 1 डिवाइडेड बाई 1.6, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 1.6 का आंसर आता है 0.625, ओके। और ये 10 टू द पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +19। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर +19, ठीक है भाई। तो अगर हम एक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टू द पावर 19 10 है ना, यहाँ पे कितना बचेगा 18, तो ये क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है जी। तो ये हो गया क्या, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। विद्युतीकरण का, इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट क्या है। अगर हमें पता करना हो कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है तो उसका जो ट्रू टेस्ट है वो क्या होगा, ठीक है। अट्रैक्शन को हम ट्रू टेस्ट बोलेंगे या फिर रिपल्सन को हम ट्रू टेस्ट बोलेंगे, ये हमको बताना है। तो अगर अपनी जो हमने पहले बता रखा है, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान दो तो क्या समझ में आएगा। हमने क्या बताया था चार्जिंग के मेथड्स, उसमें मैंने बताया था फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन मैंने बताया था। तो फ्रिक्शन में क्या बोला था कि जो दो बॉडी हैं वो पहले से अनचार्ज्ड हैं और उनको आपस में जब हम रब करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई। सो अट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ पर, कब कर रही हैं, जब दोनों पे अपोजिट चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या लगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ से एक चीज हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर अट्रैक्शन का लग रहा है, इसका मतलब दोनों बॉडीज पर अपोजिट चार्ज है ना। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आती है कि अगर बॉडी पे चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैंने दूसरी चीज भी बता रखी थी। क्या बता रखी थी, इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या बता रखा था मैंने कि एक बॉडी जो है वो पहले से चार्ज है, जो उस पे चार्ज है कि दूसरी बॉडी जो है पहले से अनचार्ज है, उस पे चार्ज नहीं है। ठीक है ना, एक पे चार्ज है इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिखा, एक पे चार्ज नहीं है इसलिए मैंने Q इज इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, अब इनको बगल बगल रखा हमने, ना रगड़ा ना टच कराया, तब भी क्या हुआ कि इस बॉडी ने इस पे अपोजिट चार्ज जनरेट किया। ठीक है, अपोजिट चार्ज जनरेट किया, और जैसे ही अपोजिट चार्ज जनरेट हुआ तो क्या करेगी ये बॉडी इस अनचार्ज्ड बॉडी को, जो पहले से अनचार्ज थी, उसको क्या करने लगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। तो यहाँ भी कौन सा फोर्स मिला हमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ भी क्या मिला था हमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो क्या हम क्लियरली बता सकते हैं कि उन दोनों बॉडी में ये पहला वाला केस है या फिर ये दूसरा वाला केस है। भाई पहला वाला केस भी तो हो सकता है ना कि दोनों बॉडी चार्ज हो, अपोजिटली चार्ज हो, या फिर ये दूसरा वाला केस भी हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी अनचार्ज हो, बाय इंडक्शन वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब अगर हम अट्रैक्शन फोर्स की तरफ जाते हैं तो हमको कंफ्यूजन मिलता है ना, दो केसेस में हम कंफ्यूज होते हैं, क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि दोनों बॉडीज चार्ज हैं कि एक बॉडी चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रू टेस्ट है वो अट्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि टेस्ट का मतलब होता है उस चीज को कंडक्ट करो और डायरेक्टली रिजल्ट बताओ। ठीक है, जिस चीज के लिए कर रहे हो। तो क्या हम बता सकते हैं रिजल्ट की, हमको इलेक्ट्रिफिकेशन का रिजल्ट बताना है कि दोनों बॉडीज चार्ज हैं कि नहीं, हम बता पाएंगे, हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब अट्रैक्शन जो है ट्रू टेस्ट नहीं है। तो फिर बचा क्या, रिपल्सन। तो रिपल्सन है कि नहीं जरा चेक कर लो। तो रिपल्सन कहाँ कहाँ पे होता है, जब दो बॉडी सेम सिमिलर चार्ज होती है तब रिपल्सन होता है। तो अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तभी तो रिपल्सन होगा। अगर एक बॉडी नेगेटिव है दूसरी बॉडी भी नेगेटिव है तभी तो रिपल्सन होगा ना, है ना भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव में तो रिपल्सन कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरी अनचार्ज है तो क्या कभी इसमें रिपल्सन हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बगल बगल रखेंगे तो क्या होगा, बगल बगल रखेंगे तो ये इंडक्शन होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, और अगर दो बॉडीज हैं, एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज है और इनको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये भी चार्ज हो गई ये भी चार्ज हो गई, अब क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो अगर कनेक्ट कराने के बाद रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसके पहले अट्रैक्टिव लग रहा था, तो इसका मतलब एक बॉडी चार्ज थी दूसरी अनचार्ज थी। ठीक है भाई, एक बॉडी क्या थी, चार्ज थी दूसरी अनचार्ज थी। लेकिन अगर हमेशा से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो दोनों बॉडी क्या है, चार्ज है। अब जरा बात करते हैं क्या और भी कोई फोर्स लगता है बॉडी के बीच में। हाँ भाई लगता है। कि कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसका भी नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है ना, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो हो सकता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही लग रहा हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अट्रैक्टिव फोर्स जब लगेगा तो हम क्लियरली मेंशन नहीं कर पाएंगे कि वो चार्ज के कारण लग रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, या फिर एक बॉडी चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, क्या है हम क्लियरली जो है बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों बॉडीज सिमिलर चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन अ बॉडी have charge of 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा या पहले जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज की जब बात करेगा कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है कितना नहीं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं कितने नहीं, तो उस टाइम पे हम केवल एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो पाएगा या नहीं, इसका आंसर क्या होगा, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आंसर किया है, किसी बॉडी पे केवल उतना ही चार्ज हो सकता है जितना उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या जितना उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके चार्ज के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कहीं भी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है n की कैसी वैल्यू आती है, फ्रैक्शनल, तो वहां पे q पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि q किसके लिए पॉसिबल है, केवल और केवल इंटीजर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इस तरीके से, है ना।
तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर n की वैल्यू इंटीजर है देन दिस चार्ज विल बी पॉसिबल, ठीक है। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन e, q की वैल्यू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है भाई। नीचे E की वैल्यू बताओ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक है। और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर क्या आ गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो बताओ भाई क्या ये इंटीजर है, इंटीजर तो नहीं है, ये तो हाफ है। तो क्या किसी बॉडी से हाफ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेनली इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे डील करना था, ठीक है। तो उसको कैसे अप्लाई करना है कैसा नहीं, और इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको एकदम हल्के में मत लेके चले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ओनली वन चार्ज इज अवेलेबल, अगर केवल एक चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, कैन इटसेल्फ बी यूज्ड टू ऑब्टेन अ चार्ज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इटसेल्फ इन मैग्नीट्यूड। तो क्या केवल एक टाइप का चार्ज, सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है अपने पास, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसी चार्ज से इसका कई गुना चार्ज ऑब्टेन कर सकें। तो जरा इस पे सोचो, हमने अपनी जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का लेक्चर था, ठीक है ना, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो क्या था, वो यही था ना कि एक स्फीयर है अपने पास और उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, हम कैसे करेंगे। तो फाइनली हमने क्या लिखा था कि हम एक रॉड लेके आए थे नेगेटिवली चार्ज, और उसको टच भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, बस केवल पास में रख दिया बाय इंडक्शन प्रिंसिपल, और एक ग्राउंड करने के बाद हमने देखा कि पूरी बॉडी कैसे हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई ना। और क्या इसका चार्ज कम हुआ, नहीं कम हुआ, ठीक है। इसका चार्ज कम हुआ, नहीं कम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जितना चार्ज था उतना उसका दोगुना चार्ज हमको मिल गया। भाई पहले क्यू था, बाद में फिर हमको क्यू मिल गया, तो कितना हो गया टोटल चार्ज, अगर देखा जाए तो 2q हो गया ना, 2q हो गया, ठीक है। हम प्लस माइनस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम केवल चार्ज की बात कर रहे हैं। पहले क्यू चार्ज था, यहाँ पर भी क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। और अगर अगर अब इन दोनों की हेल्प से हम किसी तीसरी बॉडी को चार्ज करें, इन दोनों की हेल्प से, या इसकी हेल्प से किसी और बॉडी को, इसकी हेल्प से किसी और, तो एक चार्ज होने, केवल एक चार्ज के कारण हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चार्जेस बढ़ जा रहे हैं ना, हम जितनी बॉडी को चाहे उतनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। हमारे पास अगर एक चार्ज होगा तो हम उससे कई गुना मैग्नीट्यूड का चार्ज बना सकते हैं, और वो किसके कारण बना सकते हैं हम, बाय हेल्प ऑफ, बाय मींस ऑफ इंडक्शन, बाय इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैन टू बॉडीज हैविंग लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये क्वेश्चन भाई बताना है, यस और नो करके आंसर देना है। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या दो बॉडीज जिन पर सिमिलर चार्ज है, एक पर भी पॉजिटिव और दूसरे पर भी पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो इसका आंसर है यस, इसका आंसर है यस। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि दो सिमिलर चार्ज बॉडी है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक बॉडी का जो चार्ज हो वो बहुत ज्यादा हो, एक बॉडी का जो चार्ज हो वो बहुत ज्यादा हो, और दूसरी बॉडी का चार्ज क्या हो, बहुत कम हो, यानी कि Q इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल q। अगर ऐसा है तब क्या होगा, तब होगा ये कि ये जो ज्यादा चार्ज वाली बॉडी है, ये जो ज्यादा चार्ज वाली बॉडी है, इस बॉडी, और अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है, ये चार्ज होगी तो क्या इफेक्ट होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लें कि ये चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो ये वाली बॉडी इस पे इंडक्शन इफेक्ट लगाएगी, और इंडक्शन इफेक्ट लगा करके इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, है ना, खींचने की कोशिश करेगी। इंडक्शन फोर्स कितने चार्ज का लगेगा, यहाँ पे माइनस क्यू बनेगा, है ना, तो क्यू और माइनस क्यू के बीच फोर्स लगेगा, दो ज्यादा ज्यादा चार्ज के बीच फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि इस पर
क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है ये भी पॉजिटिव का, तो दोनों कॉन्सेप्ट वाइज क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। और तब किस फोर्स से रिपेल करेंगे, एक में चार्ज आएगा क्यू और एक में चार्ज आएगा स्मॉल क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच लग रहा है। तो बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लेक्चर के बाद हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो ये दोनों चार्ज तो ज्यादा ज्यादा है ना, इसका मतलब इनका फोर्स ज्यादा होगा और ये तो एक ज्यादा एक कम है, यानी कि इसका फोर्स कम होगा। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे कम पड़ गया और अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा पड़ गया, इसलिए ये बॉडी ओवरऑल क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये बड़ी बॉडी इस छोटी बॉडी को अपने तरफ खींच लेगी। ठीक है, तो सिमिलर चार्ज होते हुए भी जो नेचर ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, उसके लिए केस क्या है कि एक बॉडी का चार्ज बहुत ज्यादा हो, दूसरी बॉडी का चार्ज बहुत कम। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी? तो क्या एक चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? तो शुरू से लेकर लास्ट तक यही तो बताते आ रहे हैं ना कि भाई इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है, इसमें एक चार्ज्ड बॉडी होती है और दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी होती है और इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो 100% क्या है, सच है ना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या जा रहा है, तो ध्यान से सुनो उसको। ठीक है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स, क्या है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, मेटेलिक मतलब धात्विक, मेटल के हैं, कंडक्टर हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट माइंड में सेट करते चलो। स्फीयर्स हैं, क्या है, स्फीयर्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेस, उनके मासेस भी सेम, तो मासेस भी सेम। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, शेप भी सेम हो गई उनकी, और क्या है, कंडक्टर आर टेकन, लिए गए। One is given a positive charge Q and the other an equal negative charge। तो क्या बना लिया भाई, दो स्फीयर बना लो, एक जैसे बनाना। अभी अंडा बन गया तो इसको भी अंडा बनाओ। ठीक है, सपोज करो कि एक जैसे हैं, इनका मास भी सेम है, इनका मास भी सेम है, दोनों का मास m ले लिया हमने। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज Q दिया गया और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज -Q दिया गया। Their masses after charging are different। चार्जिंग के बाद उनके जो मास देखे हमने, ठीक है, इसका मास देखा m1 और इसका मास देखा m2, दोनों के मास डिफरेंट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे कमेंट करो, अपनी राय दो भाई, बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ। केवल और केवल क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक को हमने उतना ही चार्ज दिया पॉजिटिव का, दूसरे को हमने नेगेटिव का चार्ज दिया। तो जरा सोचो यार कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे दिया जा सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज दिया जा सकता है जब हम इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल ही तो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये मास होता है, भले ही ये मास बहुत कम है लेकिन कुछ तो है ना। तो सपोज करो इस पॉजिटिव चार्ज क्यू को देने के लिए आपको 100 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े। अब इसकी की वैल्यू देने की कुछ भी हो सकता है ना, 100 निकालने पड़े, तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत मास कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कम ही होगा ना। तो हल्का फुल्का जो मास है वो कम होगा, और जब मास कम हो गया तो पहले जो बराबर था क्या वो बराबर रह जाएगा, नहीं बराबर रह जाएगा। ठीक है, चलो अभी अभी हम मान लेते हैं कि बहुत कम जो है चेंज हुआ, लेकिन अब इसमें उतना ही नेगेटिव हमको देना है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, दूसरी बॉडी में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो क्या मास बढ़ेगा, नहीं, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ना। तो ये थोड़ा बहुत घटा, ये थोड़ा बहुत घटा, ठीक है, और ये थोड़ा बहुत बढ़ा, तो क्या आप दोनों बराबर कह सकते हो, नहीं कह सकते। जब दोनों पहले बराबर थे तो क्या अब बराबर होंगे, अब नहीं होंगे बराबर। पहले बराबर ना रहे होते तब तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन पहले बोला जा रहा है बराबर है और आंख के सामने दिख रहा है कि एक में कम हो रहा है एक में ज्यादा, तो हम बराबर कभी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है वो 100% सत्य लिखा है, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, इसलिए एक में मास थोड़ा सा कम हो जाएगा और दूसरी बॉडी में मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।